नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत है। ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं HDFC बैंक। नवाचारों की इन श्रेणी में, इन कड़ी में जो मैं कई दिनों से आपसे नवाचार डिस्कस कर रहा हूँ, हम नवाचारों पे चर्चा पर ही चर्चा कर रहे हैं। वो नवाचार जो मेरे दिए हुए नहीं है, किसी श्री अरविंदो सोसाइटी से जुड़े हुए व्यक्ति के दिए हुए नहीं है, बल्कि ये सारे नवाचार आप जैसे शिक्षकों, एडुकेटरों और टीचर्स के दिए हुए हैं। तो इन्हीं नवाचारों का डिस्कशन हम आपके साथ करते हैं, हम आपसे शेयर करते हैं। और जैसा आप सबको पता होगा, मैंने अपने पिछले डिस्कशंस में कई बार आपको बताया कि ये सारे नवाचार आप टीचर्स के दिए हुए ही हैं। और ऐसे टीचर्स को जिनके नवाचार चयनित होते हैं, उन शिक्षकों के, उन स्टेट की हम नवाचार पुस्तिका छापते हैं और उन सारे शिक्षकों को जिनके नवाचार इस पुस्तिका में लिए जाते हैं, इस इनोवेटिव बुकलेट में लिए जाते हैं, उन सभी शिक्षकों को हम राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी करते हैं। तो अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, आपके पास कोई नवाचार है, आपके पास कोई ऐसा छोटा से छोटा भी तरीका है जो आप अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे विद्यार्थियों का अथवा शिक्षकों का अथवा अभिभावकों का अथवा समुदाय अथवा विद्यालय अथवा सभी में कुछ ना कुछ बेहतरी हो रही है, तो वो नवाचार आप हमें शेयर कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। भेजेंगे कैसे, उसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे आसान तरीका, क्योंकि लॉकडाउन का दौर है, वैसे तो 4 तरीकों से आप अपने फॉर्म तक भेज सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे आसान तरीका मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि आप हमारी वेबसाइट www.ziei.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे जैसे आप विजिट करेंगे, आपको एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप पे सबमिट योर आइडियाज या अपना आइडिया सबमिट करने का एक ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करके आप अपना इनोवेटिव आइडिया हमें सबमिट कर सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं, और हमारी टीम उन आइडियाज को पढ़ने के बाद आपसे कांटेक्ट करेगी अगर उन्हें इस आइडियाज में कुछ जानकारी आपसे प्राप्त करनी हो। तो मेरा अनुरोध है कि आप अपने आइडियाज हमें भेजें, जिससे आपके वो आइडियाज जो सिर्फ आप तक या आपके विद्यालय तक सीमित हैं, उनको हम सारे देश में पहुंचाने का कार्य कर सकें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो इनोवेटिव आइडिया आपके नाम से ही पूरे देश में जाना जाएगा। और इसके साथ साथ ही सम्मान तो हर किसी को पसंद होता है, तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए सम्मानित भी किया जाएगा। तो नवाचार आप अपने भेजे हमें। साथ ही साथ इस वेबिनार को जब मैं कर रहा हूं, तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आती है, तो आपसे अनुरोध है कि आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठें, और कोई भी अगर डाउट आपके मन में आ रहा है तो आप उसको लिखते चलें। आप अपना डाउट वेबिनार के अंत पे या तो फेसबुक पे अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके या कमेंट बॉक्स पे लिख करके अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप जूम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप जूम के माध्यम से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे। इसके अलावा, प्रश्न पूछने के अलावा, आपको प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप उस ZII प्रोग्राम से संबंधित अपने प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई सुझाव या कोई अनुभव हैं जो आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ साझा करें, और हमारे साथ क्यों, अगर आप देश भर के शिक्षकों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, जहां पे आप अपने इनोवेटिव आइडियाज, अपने अनुभव, अपने विचार सिर्फ हम तक ही नहीं, अपितु देश भर के विभिन्न शिक्षकों से जो हमारे साथ इस वेबिनार पे जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, आप उन तक अपने विचार, अपने अनुभव भी पहुंचा सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो नवाचारों की कड़ी में आज जिस केस स्टडी के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो हमने तमिलनाडु 1 से उठाई है। तमिलनाडु 1 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब पहली पुस्तिका का विमोचन हुआ तो हम उसको 1 बोलते हैं। उसके बाद हम फिर शिक्षकों के पास जाते हैं, फिर उनसे आइडियाज लेते हैं, फिर आइडियाज चयन किए जाते हैं, और फिर अगले साल एक नई पुस्तिका का विमोचन होता है, और उसे नंबर 2 और नंबर 3 या इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो तमिलनाडु में जब हम पहली बार टीचर्स के पास सेशन के लिए गए, उनसे जो आइडियाज हमें प्राप्त हुए, उन आइडियाज में से, उन नवाचारों में से जो श्रेष्ठ नवाचार जो हमारे सभी शर्तों पे खरे उतरते थे, उन नवाचारों को हमने चयन किया और हमने उसको पुस्तकबद्ध किया, और उसी
इसी पुस्तक में से मैं आज जो केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है सामुदायिक सहभागिता। क्या है सामुदायिक सहभागिता? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर आज मैं आपसे 3 नवाचार डिस्कस करूंगा। कौन से वो नवाचार होंगे हम आगे जानेंगे। सबसे पहले मैं उन शिक्षकों के नाम आपको बता दूं जिन्होंने सामुदायिक सहभागिता की इस स्टडी तमिलनाडु के अंतर्गत अपने नवाचार दिए। वो शिक्षक हैं एस ब्रिद्धम्बल जी, जो कि बीओसी है, एडेड एल स्कूल कडलोर से। दूसरी ई इंदुमती मैम है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सालिंगुर से हैं। इसके अलावा एम कंचना जी हैं जो कि चेन्नई से हैं और ये हैं प्राइमरी स्कूल किलपक से। ये टीचर हैं जिन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज हमें दिए और उनके इनोवेटिव आइडियाज आज हम इस वेबिनार के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, जो केस स्टडी है वो है सामुदायिक सहभागिता। अगर हम कहें कि एक विद्यालय स्वस्थ, सकारात्मक एवं प्रगतिशील वातावरण तैयार करने का एक सबसे बेहतरीन माध्यम है, अगर शिक्षा सबसे सशक्त माध्यम है एक सकारात्मक और प्रगतिशील वातावरण तैयार करने का, तो विद्यालय ही उसका महत्वपूर्ण घटक है और जरिया है जो शिक्षा को बेहतर कर सकता है। मतलब शिक्षा को बेहतर करने के लिए, एडुकेशन को बेहतर करने के लिए जो एक जरिया है, एक माध्यम है, वो है विद्यालय। तो विद्यालय के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर बच्चा विद्यालय नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर उसे शिक्षा ग्रहण नहीं होगी। शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा तो एक सकारात्मक और प्रगतिशील वातावरण की, एक प्रगतिशील देश की जो हम कल्पना करते हैं, प्रगतिशील समाज की जो हम कल्पना करते हैं, वो कभी विस्तृत नहीं होगी। और इसीलिए विद्यालय एक अभूतपूर्व हिस्सा बनता है समाज का, जिसका संबंध समाज से सीधे तौर पे है, समुदाय से सीधे तौर पे है। क्योंकि कहते हैं ना कि स्वस्थ विद्यालय में ही स्वच्छ समाज की या स्वस्थ समाज की परिकल्पना की जा सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने एरिया में या ऐसे एरियाज, कोई भी ऐसा एरिया ढूंढे अपने मन में, सोचे जो मोहल्ला खराब हो, जहाँ पे चोरी, डकैती, लूटपाट इत्यादि होती हो, लोग दारू पीते हो, नशे की लत में रहते हो, यकीन मानिए उस एरिया का विद्यालय आपको कभी भी बेहतर नहीं मिलेगा। और इसके विपरीत अगर कोई विद्यालय ऐसा है जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, जहाँ बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, शिक्षक पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो यकीन मानिए उस एरिया का, उस विद्यालय का जो समुदाय है आसपास का, वो भी कभी बेहतर नहीं हो सकता। तो जैसा मैंने कहा, स्वस्थ विद्यालय की परिकल्पना स्वस्थ समाज से की जा सकती है, या मैं यूं कहूं कि स्वस्थ समाज से स्वस्थ विद्यालय की परिकल्पना की जा सकती है, और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ विद्यालय बसता है, तो ये गलत नहीं। लेकिन होता क्या है कि अक्सर देखा गया है कि निरक्षर अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। मैंने कहा अक्सर देखा गया, हमेशा नहीं देखा है ऐसा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि कोई एक मजदूर है, एक रिक्शा वाला, अभी आपने देखा कि एक रिक्शे वाले के बच्चे ने आईएएस एग्जाम क्रैक किया, यूपीएससी क्रैक किया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है कि जो व्यक्ति निरक्षर है वो अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। कई बार ऐसा होता है कि अभिभावक ने सोचा कि मैंने जिंदगी भर पान का ठेला लगाया, टपरी लगाई, मेरा बच्चा आगे चलकर पान का ठेला नहीं लगाएगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक अच्छा व्यक्ति बना, जिससे वो अच्छी आय भी साथ ही साथ प्राप्त कर सके। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा देखा गया है, मैं कह रहा हूँ अक्सर देखा गया है कि निरक्षर अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं। और क्योंकि अभिभावक स्वयं शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजते। टीचर ने कहा सर, हम अभिभावकों के पास कई बार जाते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, तो कहते हैं क्या करेगा स्कूल जाकर, क्या हो जाएगा पढ़ लिख के। कहते मेरा कौन सा लाट साहब बन जाएगा, कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। कहते मेरा बेटा अनपढ़ है, पीछे वाले मोहल्ले में ठेला लगाता है, दिहाड़ी के 200-300 रुपए कमा के लाता है, एक ठेला इस बच्चे को भी दे दूंगा, कुछ नहीं तो आगे वाले मोहल्ले में जाएगा, फलों का ठेला लगाएगा, 100 रुपए 150 रुपए तो कमा के लाएगा, क्या करेगा स्कूल जाके। शिक्षक ने कहा कि सर मुझे तब एक बात समझ में आई कि अगर बच्चों को स्कूल से जोड़ना है
तो सबसे पहले अभिभावकों से को विद्यालय से जोड़ना पड़ेगा। और अगर एक बार हमने अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ लिया, अभिभावक विद्यालय के महत्व को समझने लगे, तो आज नहीं तो कल वो अपने बच्चों को निश्चित तौर पर विद्यालय भेजेंगे। क्यों हम अभिभावकों को विद्यालय से, समुदाय के विद्यालय से जोड़ने पे इतना जोर दे रहे हैं? क्योंकि बच्चा अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त, हो सकता है विद्यालय में आपके साथ 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे रहता हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय वो व्यतीत करता है अपने घर में। घर का, समाज का, समुदाय का जैसा माहौल रहेगा, समुदाय से जो उसे शिक्षा मिलेगी वही तो इम्प्लीमेंट करेगा। और अगर बच्चों के अभिभावक या समुदाय शिक्षा के महत्व को समझ रहा है, तो वो निश्चित तौर पे बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चा स्कूल जाए। जब बच्चा स्कूल जाएगा तो शिक्षकों के पास, आप एडुकेटर्स, आप टीचर्स को भी एक मौका मिलेगा कि बच्चे को पढ़ाएं। क्योंकि जब बच्चा स्कूल ही नहीं आता, अक्सर शिक्षकों का ये कहना होता है कि सर हम बिल्कुल पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल ही नहीं आते तो हम उन्हें क्या पढ़ाएं, और बच्चे स्कूल आएंगे तब तो हम उन्हें पढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है, मैं एकदम सहमत हूँ। और इसीलिए समुदाय को जोड़ना नितांत आवश्यक हो जाता है विद्यालय से, जिससे शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके, बच्चों के नामांकन दर को बढ़ाया जा सके और उपस्थिति को बेहतर किया जा सके। आइए तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले नवाचार की तरफ, जो कि पहला नवाचार है आज की केस स्टडी सामुदायिक सहभागिता से, और वो नवाचार है हैप्पी बर्थडे। क्या है हैप्पी बर्थडे नवाचार? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा, ये केस स्टडी है सामुदायिक सहभागिता, मतलब सीधे तौर पर या परोक्ष तौर पर हम बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से समुदाय को विद्यालय से जोड़ा जा सकता है। इसके तहत टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे में टीचर ने बताया कि सर कई बार होता क्या है कि अभिभावक अपने बच्चों के जन्मदिन को लेकर के काफी उदासीन रहते हैं, वो उसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उत्साह नहीं मनाते हैं। और बच्चों में ये चीज देखा गया है कि वो अपने जन्मदिन को लेकर के खासा उत्साहित रहते हैं। उन्हें गिफ्ट मिलना, लोगों द्वारा विश किए जाना, नए कपड़े या धुले हुए कपड़े पहनना बहुत खुशी देता है। तो टीचर ने कहा क्यों ना सर, हमने सोचा कि विद्यालय ऐसे बच्चों को जन्मदिन मनाए, और जब कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके बच्चे को कोई और विश कर रहा है या उसके बच्चे का ख्याल रख रहा है, तो अपने आप आपका लगाव उस व्यक्ति के प्रति बनने लगता है कि देखिए बच्चा तो मेरा है, लेकिन ये मैम या ये सर कितना ध्यान रख रहे हैं, या हमारे बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं या उसे विश कर रहे हैं। और इसी के तहत विद्यालय ने एक इनोवेटिव आइडिया चालू किया, स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, जिसके तहत उन्होंने गांव के विशेष लोगों को, विशेष लोगों से मेरा मतलब है गांव के सरपंच हो गए, वो भी ग्राम पंचायत के व्यक्ति हो गए, इसके अलावा वो व्यक्ति जो किसी अच्छे पदों पे रहे हों और रिटायर्ड हों और जिनका समाज में लोग बात मानते हो या वर्चस्व, ऐसे लोगों को, साथ ही साथ बच्चों के अभिभावकों को पेरेंट टीचर मीटिंग में या दूसरे शनिवार को बुलाया जाता है, या शिक्षक अपने अनुसार कोई दिन निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें विद्यालय के महत्व को समझाया जाता है कि विद्यालय का क्या महत्व है, क्या जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, और समाज की भी क्या जिम्मेदारियां हैं विद्यालय की। ये बातें समझाई जाती हैं और शिक्षक अपनी योजना के बारे में बताते हैं कि हम ऐसी योजना के बारे में सोच रहे हैं जिसमें 1 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं, उनका जब जन्मदिन आता है तो उस जन्मदिन के महीने में उनको विद्यालय अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता है, और इसी पे हम कुछ विचार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के नाम शिक्षक एक रजिस्टर बनाते हैं, उसमें 1 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों के नाम नोट किए जाते हैं। अब इन बच्चों के नाम जब नोट किए जाते हैं तो शिक्षक उनका पता, उनके माता पिता का नाम भी लिखते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये विद्यालय के आसपास के एरिया की बात कर रहे हैं हम, ऐसी जगह जहाँ पे संपर्क किया जा सके, आसपास के ही एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो शिक्षक क्या करते हैं कि एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें 1 से 5 साल के जो भी बच्चे हैं कुछ सुनिश्चित किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नाम इस पे लिखा जा सके। उनका नाम लिखते हैं, उनके अभिभावकों का नाम लिखते हैं, उनका पता लिखते हैं। साथ ही साथ दूसरा स्टेप ये होता है कि शिक्षक
बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की जो क्लास होती है तो बच्चों की क्रिएटिविटी निखारने के लिए, और हम बात करें शून्य निवेश की तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कुछ पैसा ना लगे, और इसके तहत बच्चों से ही उनकी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए बच्चों की बातें बताई जाती है, उनसे कार्ड बनवाए जाते हैं कि आप बर्थडे कार्ड्स बनाइए। बल्क में मतलब एक मुश्त कई सारे कार्ड्स बच्चों द्वारा बना लिए जाते हैं। धीरे धीरे करके जब भी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास होती है, उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया कि शनिवार को होती है अगर, तो शनिवार को 1 घंटे के दौरान बच्चे मिल करके आपस में कार्ड बनाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि बच्चों की रचनात्मकता कौशल का विकास होता है, बच्चों की सोच का दायरा बढ़ता है, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है और बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है। तो इससे कई सारे फायदे होते हैं। बच्चों में टीम वर्क की भावना जागृत होती है, बच्चे मिल करके जब ड्राइंग बनाते हैं, कार्ड्स बनाते हैं, तो कृतज्ञता की भावना का भी सृजन होता है। अब टीचर्स और विद्यार्थियों की जिम्मेदारी होती है, टीचर्स बच्चों को रजिस्टर देते हैं और उनको बताते हैं कि आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन बच्चों का या किन किन बच्चों का जन्म कब है, या फिर शिक्षक चाहे तो बच्चों को महीने की शुरुआत में ही बता देते हैं, विद्यार्थियों को बता देते हैं कि इन बच्चों का जन्मदिन है, और उन बच्चों का नाम लिख करके उन एक मुश्त बने कार्ड्स में एक एक कार्ड सभी बच्चों के लिए जिनका जन्मदिन उस महीने में होता है, शुभकामना संदेश के साथ उन बच्चों के घर या तो शिक्षक या तो विद्यार्थी या समूह के व्यक्तियों द्वारा भिजवा दिया जाता है। अब जब अभिभावक उस कार्ड को पाते हैं या प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर वो हर्षित होते हैं और उनका जो लगाव है विद्यालय के प्रति वो भी बढ़ता है। शिक्षक ये भी समझाते हैं ऐसे व्यक्तियों को कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजिए, बच्चों के नामांकन दर में वृद्धि हो, बच्चा जब विद्यालय आएगा तो सीखेगा। देखिए जो कार्ड है ये भी ऐसे ही बच्चों द्वारा बनाए गए। अब जब इन बच्चों 1 साल से 5 साल के बच्चे जब इनके जन्मदिन का कार्ड इनके घर भेजे जाते हैं तो जो अभिभावक हैं वो उत्साहित होते हैं और वो प्रयास करते हैं कि इनके बच्चों की जब एज आए स्कूल जाने की तो इन बच्चों को भी विद्यालय भेजा जाए। तो ये था नवाचार हैप्पी बर्थडे जो मैंने आपसे डिस्कस किया। बहुत छोटा सा इनोवेटिव आइडिया, इसमें कई सारे आयाम है, कई तरीके से आप अपने विद्यार्थियों की रचनात्मकता, कौशल, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं, बच्चों में टीम वर्क की भावना जागृत कर सकते हैं और साथ ही साथ समुदाय को भी विद्यालय से बड़े आसान तरीके से जोड़ा जा सकता है। और यकीन मानिए ऐसा करके बच्चों को विश करके निश्चित तौर पे आपको अच्छा ही लगेगा। और जो क्लास के बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो भी इस भावना से ओतप्रोत होते हैं कि हमें लोगों को विश करना चाहिए, उनका हमेशा भला सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, दूसरे नवाचार की तरफ, जिसका नाम है शिक्षक अभिभावक बैठक या पेरेंट टीचर मीटिंग या पीटीएम। हम सब जानते हैं पीटीएम क्या है। एक शिक्षक होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते, एक एडुकेटर या एक टीचर होने के नाते आई एम श्योर कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग या शिक्षक अभिभावक बैठक क्या है। पर समस्या क्या होती है कि शिक्षक ने बताया कि सर होता क्या है। कई बार अभिभावकों को बोला जाता है, बच्चों द्वारा संदेश हम भिजवाते हैं लेकिन अभिभावक विद्यालय नहीं आते। उसके 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि अभिभावक स्वयं अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति उदासीन है, वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। दूसरा ये है कि कई बार होता क्या है कि बच्चे जानते हैं कि जब अभिभावक और शिक्षक मिलेंगे तो बच्चों के बारे में, उनकी खामियां, उनकी बुराइयों के बारे में डिस्कशन होगा, बच्चा क्या गलतियां, क्या लापरवाही कर रहा है उस पर डिस्कशन होगा और अंत में उसे डांट या मार पड़ेगी उसके अभिभावक के द्वारा। तो बच्चे कई बार मीटिंग के बारे में अपने घर में बताते हैं, इन्फॉर्म ही नहीं करते अपने पेरेंट्स को कि इस दिन या फला दिन शिक्षक अभिभावक बैठक होने वाली है जिसमें आपको आमंत्रित किया। इन 2 कारणों की वजह से कई बार होता क्या है कि विद्यालय में जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो शिक्षक और अभिभावक का जो मुलाकात है वो नहीं हो पाती। इसी कारण से टीचर ने कहा कि सर हमने सोचा कि क्यों ना जो पेरेंट टीचर मीटिंग है इसमें पेरेंट टीचर मीटिंग के साथ साथ कुछ
क्रिएटिव किया जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसमें अभिभावक भी विद्यालय से जुड़ने लगे, वो भी इस पेरेंट टीचर मीटिंग में आए और बच्चे भी एंजॉय करें। तो क्यों ना साथ ही साथ हम कुछ गतिविधियां कर दें, कुछ गेम्स आदि खिलाए जा सकते हैं यहाँ पे, जिससे शिक्षकों के द्वारा जब गेम खिलाए जाते हैं और अभिभावक और बच्चे मिल करके गेम खेलते हैं विद्यालय में, तो दोनों उत्साहित होते हैं, दोनों एंजॉय करते हैं और दोनों विद्यालय से जुड़ते हैं। और इसी के तहत शिक्षक ने पेरेंट टीचर मीटिंग के महत्व के बारे में लोगों को बताया, समूह के व्यक्तियों के बारे में बताया। और इसके अलावा जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो साल में लगभग हम उम्मीद करते हैं कि 5 पेरेंट टीचर मीटिंग तो हो ही जाती होंगी। शिक्षक बच्चों की डायरियों में पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में लिखते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाली है, और इस दिन आपको पेरेंट टीचर मीटिंग के अलावा कई सारे खेल भी खिलाए जाएंगे, उन खेलों का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अगर और बच्चों के पेरेंट्स के पास मोबाइल है और टीचर्स के पास मोबाइल नंबर है और नहीं है तो मोबाइल नंबर कलेक्ट कर सकते हैं, बच्चों से ले सकते हैं या उनके अभिभावकों से ले सकते हैं और उन्हें मैसेज कर सकते हैं कि इस दिन मीटिंग है, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जुड़े। अब जब पेरेंट टीचर मीटिंग हुई और बच्चों को भी ये बताया गया कि बच्चों जब पेरेंट टीचर मीटिंग होगी तो आपको अपने अभिभावकों को स्कूल लेके आना है, किसी ना किसी को आपको स्कूल लेकर के आना है, अपने अभिभावकों को या अपने गार्जियंस को। और अगर आप उन्हें स्कूल लेकर के आते हो, आपके अभिभावक स्कूल आते हैं, तो आपको को करिकुलर एक्टिविटीज के या सह शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उनके मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। अब तो क्योंकि बच्चे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उन्हें अंक प्राप्त हो, तो वो बच्चे भी अपने अभिभावकों को बताते हैं, जो अभी तक कई बार छिपा लेते हैं कि मीटिंग है। अब मार्क्स मिल रहे हैं तो वो भी अपने अभिभावकों को बताते हैं कि मार्क्स मिल रहे हैं और पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाली, इसलिए आप विद्यालय अवश्य आइए। अब जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो शिक्षक एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं और उसमें टिक करते रहते हैं जिन बच्चों के अभिभावक आए, और शिक्षक एक समय निर्धारित करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि शिक्षक 1 घंटे का समय निर्धारित करते हैं कि इस दौरान हम अभिभावकों से मिलेंगे। इसके अलावा जो बाकी का टाइम होता है उसमें कई सारी गतिविधियां शिक्षक द्वारा कराई जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर क्विज कंपटीशन करा सकते हैं, दम से राज करा सकते हैं, और जो स्पून और लेमन वाला गेम होता है वो कराया जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे गेम बड़ी आसानी से कराए जा सकते हैं जिसमें बच्चे और अभिभावक एक साथ मिलकर खेलते हैं। अब जब दोनों एक साथ मिलकर खेल रहे हैं तो दोनों में जीत की भावना जागृत होती है, अभिभावक का लगाव बढ़ता है विद्यालय के प्रति और विद्यार्थी का भी लगाव बढ़ता है अपने विद्यालय के प्रति। अब जब अभिभावक विद्यालय आ रहे हैं तो उन्हें अपने बच्चों के बारे में पता चल रहा है कि बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, शिक्षा में कितनी प्रगति कर रहा है, किन किन एरियाज पे फोकस करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे बच्चे के स्तर को और बेहतर किया जा सकता है। तो ये था दूसरा नवाचार जो हमने कहा, अभिभावक शिक्षक बैठक। आइए मूव करते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ। और जो हमारा तीसरा इनोवेटिव आइडिया है वो है अभिभावकों के प्रति कृतज्ञता। किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उसके अभिभावकों का जो योगदान होता है, जो समर्पण होता है, वो अद्भुत होता है। आप सब, हम सब, मतलब मैं या आप या कोई भी व्यक्ति, हम में से ज्यादातर हम सब जिस जगह पे आज हैं, कहीं ना कहीं अपने अभिभावकों के द्वारा किए गए त्याग, समर्पण और बलिदान की वजह से। उन्होंने जो हमारे लिए सोचा, जो हमारे लिए किया, उसके लिए जीवन पर्यंत हम ऋणी रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कृतज्ञता का भाव जागृत नहीं होता है, क्योंकि बच्चा है, उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट क्या कर रहे हैं, उसके अभिभावक क्या कर रहे हैं उसके लिए। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तब वो हमारे अंदर भाव आता जाता है, तब हम महसूस करते हैं कि हाँ, हमारे अभिभावकों ने क्या किया। तो क्यों ना ये मानवीय मूल्य, ये मानवीय गुण उस बच्चे के अंदर जो पहले से ही कृतज्ञता का विद्वान, उसे हम बढ़ा सकें, उसे बेहतर कर सकें, और बच्चे के अंदर वो नैतिकता का पाठ भी करा सकें हम कि अभिभावकों का क्या महत्व है।
जिससे बच्चे, यही बच्चे जब बड़े हों, कई बार होता क्या है कि आप सबने देखा होगा कि वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है ऐसे अभिभावकों को। जब बच्चा बचपन से ही कृतज्ञता के महत्व को समझेगा, जब वो ये जानेगा कि उसके अभिभावकों ने क्या त्याग, क्या बलिदान किया है उसको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, उसकी को शिक्षा दिलाने के लिए, तो जीवन पर्यंत अपने आप को ऋणी महसूस करेगा और अपने अभिभावकों की हमेशा देखभाल करेगा। और इसी के तहत एक इनोवेटिव आइडिया दिया हमारे टीचर ने, हमारे नवचारक ने, जिसका नाम है अभिभावकों को प्रति कृतज्ञता। इसके तहत अभी तो हमने बात की बच्चों के जन्मदिन के मनाने की, पर अभिभावकों का भी तो जन्मदिन होता है, तो भी तो मनाना चाहिए ना, हर किसी को अच्छा लगता है। आप शिक्षक हैं, जब आप अपने विद्यालय जाते हैं और आपका जन्मदिन होता है और बच्चे आपके लिए कुछ चॉकलेट या एक टॉफी, केक नहीं तो एक टॉफी ला करके देते हैं कि सर या मैम हैप्पी बर्थडे, तो आप खुद ही बहुत खुश महसूस करते हैं, और वो एक 50 पैसे या एक रुपए की टॉफी आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। तो शिक्षक ने सोचा कि क्यों ना हम अभिभावकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक शिक्षकों अभिभावकों का जो बर्थडे होता है उस दौरान उन्हें सम्मानित किया जाए। और इसके तहत शिक्षकों ने बच्चों से जानकारी लाने को कहा कि आप अपने घर जाइए और जानकारी एकत्रित कीजिए कि आपके माता पिता का जन्मदिन कब है, और अगर आपको पता है तो आप मुझे लिख करके दे सकते हैं। फिर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें अभिभावकों के जन्मदिन के बारे में उनकी तिथियां लिखी हुई होती हैं। अब महीने के शुरुआत में ही शिक्षक बच्चों को बता देते हैं कि किन किन अभिभावकों का जन्मदिन इस महीने आने वाला है। बच्चों द्वारा कार्ड तैयार किया जाता है, आमंत्रण पत्र बच्चों द्वारा बनाया जाता है जिसमें उन शिक्षकों, उन अभिभावकों को आमंत्रित किया जाता है, और एक महीने में एक स्पेसिफिक दिन का, चाहे वो पेरेंट टीचर मीटिंग हो सकता है या कोई शनिवार हो सकता है, शिक्षक उसको चुनाव कर सकते हैं। उस दिन समूह के भी व्यक्तियों को बुलाया जाता है, और जिन अभिभावकों का जन्मदिन है उनके लिए बच्चों के द्वारा ही कबाड़ आदि के माध्यम से कुछ सुंदर कलाकृतियां बनाई जा सकती हैं, या फिर बच्चे पुष्प गुच्छ बना सकते हैं। जो अभिभावक आ रहे हैं उनको बच्चों द्वारा सम्मानित किया जाता है, पुष्प गुच्छ या जो उन्होंने कलाकृतियां बनाई हैं वो भेंट की जाती हैं। साथ ही साथ अभिभावकों को बोला जाता है कि आप अपने अनुभव साझा कीजिए, और साथ ही साथ आप चाहें तो कुछ ऐसी कहानी भी बता सकते हैं जिससे कोई सीख मिलती हो जो बच्चों को भविष्य निर्मित करने के लिए, उनके भविष्य निर्माण के लिए बहुत उपयोगी। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो अभिभावक है, देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, या शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे सम्मान पसंद ना हो। जब अभिभावक सम्मानित होते हैं, उन्हें सम्मान प्राप्त होता है, तो निश्चित तौर पर उनका जुड़ाव विद्यालय से होता है, उनका जुड़ाव शिक्षक से होता है, उनका जुड़ाव विद्यार्थियों से होता है। इसके साथ साथ अभिभावक अब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं क्योंकि अब उनका स्वयं का सम्मान विद्यालय से जुड़ गया है। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनमें रचनात्मक कौशल का विकास होता है, वो कृतज्ञता के महत्व को भी समझते हैं। और सारे लोग जब शिक्षा की तीनों ही भुजाएं, मतलब अगर मैं जैसे आपसे कहूं कि शिक्षक, अगर शिक्षा की हम बात करें तो अगर शिक्षा एक त्रिभुज है, उसकी तीन भुजाएं हैं, तो एक भुजा उसकी शिक्षक है, दूसरी भुजा उसके विद्यार्थी है, और तीसरी भुजा उसके अभिभावक। ये तीनों ही भुजाएं अगर साथ मिलकर कार्य करती हैं तभी शिक्षा रूपी भुज, त्रिभुज का निर्माण होता है। तो अगर एक साथ मिलकर तीनों कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा बेहतर होगी, और बच्चा पढ़ेगा, और अभिभावक भी बच्चे की पढ़ाई पे। तो ये थे 3 इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे आज आपके साथ डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको इनोवेटिव आइडियाज, आपको नवाचार जो आप जैसे ही शिक्षकों के दिए हुए थे आपको पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न है इन प्रोग्राम, मतलब इस ZIII प्रोग्राम से संबंधित, या फिर इस नवाचारों से संबंधित, या फिर अगर आपको कोई अनुभव है तो आप वो भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आप फेसबुक पे कमेंट के माध्यम से, या जूम पे अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप सीधे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं।
आपके जो भी अनुभव है, अगर आप चाहते हैं कि देश भर के शिक्षक उन्हें सुने, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं अगर हमारे साथ और हमारे माध्यम से देश भर के शिक्षकों के साथ, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा करें। मैं सुन रहा हूँ आपको, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंसेस है, अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, नवाचार है, तो मेरे साथ आप साझा कर सकते हैं। तो मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद, और मैं फिर से हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे साथ इस लाइव वेबिनार में आए, आपने हमें सुना, आपने इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सुना। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि अगर आपके पास कोई क्वेरी, कोई डिस्कशन है, क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई अनुभव है जो आप साझा, आपके पास जो आपको लगता है कि आपको साझा करने चाहिए, तो आप निसंकोच उनको साझा किया कीजिए, क्योंकि ये मंच ही एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान के लिए हमने बनाया है या निर्मित किया है। तो अगर आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। मैं आज जो नवाचार मुझे डिस्कस करने थे, मैंने आज आपसे डिस्कस किए। हम कल फिर इसी समय मुलाकात करेंगे। 11 से 12 आपका हिंदी में सेशन होता है और 2 से 3 आप इंग्लिश में सेशन अटेंड कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये नवाचार अच्छे लगे होंगे और आप जब विद्यालय जाएंगे तो आप इन नवाचारों को अपने विद्यालय में क्रियान्वित कर रहे होंगे। वो नवाचार जो आपको अच्छे लगे, कम से कम एक नवाचार तो अवश्य आप अपने विद्यालय में क्रियान्वित कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।